नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिसने हम सबको एक हद तक गुलाम बना दिया है, अपनी ही सरकार का गुलाम। सरकार अच्छी हो सकती है, सरकार में अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में किसी भी सरकार में हमेशा अच्छे लोग रहें ऐसा नहीं हो सकता, और इसीलिए सेफगार्ड बनाए जाते हैं। आज मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे तथ्य रखूंगा जिनके ज़रिए ये पता लगेगा कि मेरी और आपकी स्वतंत्रता किस तरह से सरकार की मुट्ठी में है। और अगर कल के दिन एक मिनट अगर मैं कहूँ कि नहीं, आज जो सरकार है वो सही है, शुभ चिंतक है, उसके इरादे गलत नहीं हैं, लेकिन कल के दिन अगर कुछ ऊंच नीच हुआ और ये जो सरकार है इसने जो नियम बनाए हैं वो तो हमारा हाल ख़राब कर देंगे। एक चैनल पे एक शो आता है, वाट लगाती समथिंग, एंकर का नाम है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, कुछ ख़ास जानकारियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी, कुछ कानूनों के बारे में बताऊँगा। मन से कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ विश्लेषण होगा। अगर आप इस नाचीज़ की कोशिशों को रिवार्ड देना चाहते हैं, उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं, उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो आप भुगतान करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो ही भुगतान करें, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो ही भुगतान करें। अपनी ज़रूरतों को मारकर अगर आप हमें दान देंगे या हमें सपोर्ट करेंगे तो ये आप अच्छा नहीं करेंगे। एक QR कोड स्क्रीन पर है, उसे स्कैन कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सबसे नीचे एक UPI ID मिल जाएगा। मैं अभी हाजिर हुआ। जब आप छोटे होते हैं और आपके घर पे बुआ जी आती हैं, ताई जी आती हैं, मौसी आती हैं, कुछ और परिवार के बड़े आते हैं और आपके हाथ में कुछ पैसे दे जाते हैं, तो वो पैसे आपके नहीं होते, आपकी मम्मी आपसे ले लेती हैं और उसके बाद कहती हैं बड़े होके मोटरसाइकिल दिला देंगे। कभी होती है बड़े होके ये हो जाएगा, तुम्हारे पैसे हम बैंक में जमा करेंगे, या कुछ इस तरह का आश्वासन हम सब अपने बच्चों को दे देते हैं और उनकी वो सारी रकम हड़प लेते हैं। लेकिन हमारा इरादा जो है ना, वो बच्चों की उस रकम पे नज़र रखना और उन बच्चों की आज़ादी को उससे बाधित करने का कभी नहीं होता है। लेकिन अगर यही काम सरकार करने लगे तो आप वो भरोसा नहीं कर सकते जो अपनी माँ के ऊपर करते हैं। दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, जो चौराहे पे जब भीख मांगते हैं जो लोग, उन लोगों की जो शाम की कमाई होती है, वहाँ पे बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग गाड़ियों में बैठ के आते हैं और उनको उसके अंदर उठा के लेके जाते हैं वहाँ से अपने साथ, और उनकी जो कमाई होती है वो सारी उनसे ले लेते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें जो ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे, तुम्हारे घर पैसे भेजना है हम भेजेंगे, लेकिन पैसे हमारे पास रहेंगे, ये ताकत हमारे पास रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे भी सरकार ने तय कर लिया है कि एक हद से ज़्यादा आपकी जेब में नहीं रहेंगे? जैसे आप स्कूल में 20 रुपये से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, कहीं 50 से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, ठीक वैसे ही आपकी एक लिमिट तय कर दी गई है कि इससे ज़्यादा पैसे आप अपने पास नहीं रख सकते। बाकी के पैसे आप सरकार की देखरेख में रखेंगे। उस पैसे के आप तथाकथित मालिक होंगे, लेकिन सरकार जब चाहेगी उसको रोक देगी किसी न किसी कानून के नाम पे। अब ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको कुछ कानूनों के बारे में बताता हूँ जो इस दिशा में हस्तक्षेप करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप एक ठीक ठाक कारोबारी हैं और आपके पास में कोई 5-10 करोड़ रुपए की दौलत है और आपका ठीक ठाक काम धंधा चलता है, लेकिन वो पैसे आपको वहीं रखने होंगे जहाँ पे सरकार आपके ऊपर नज़र रख सकती है, आप पे नियंत्रण रख सकती है। जहाँ आप एक हद से ज़्यादा पैसे अपने पास लाएंगे, सरकार आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देगी। एक कानून बताता हूँ जो कहता है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा नकदी आप अपने पास नहीं रख सकते, एक। और 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपको रखना है तो सरकार के पास रखिए, या सरकार की निगरानी में किसी बैंक में रखिए और सरकार की देख रेख में उस पैसे को रखिए। और उस निगरानी का मतलब ये है कि वो पैन से जोड़ा हुआ खाता होना चाहिए, लेन देन, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ में एक साल में 20 लाख से ज़्यादा लेन देन
आप कैश में नहीं कर सकते। साल भर में 20 लाख रुपए ही आप कैश में ले और दे सकते हैं, लेना देना दोनों मिला के। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। यानी जो भी करना है, पैसे सरकार के पास रखो, उसके बैंक में रखो, एक लिख के चेक दो या एक यूपीआई ऑर्डर दो या कोई दूसरी चीज़ दो, उसके ज़रिए सरकार जिसको कहोगे उसको पैसे दे देगी, वो रखेगी अपने पास। और जब वो अपने पास पैसे रखती है तो उसका क्या करती है, इसको भी आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप एक साल में 20 लाख से ज़्यादा लेन देन अगर करते हैं तो आपको पैन नंबर चाहिए। यानी कैश का लेन देन अगर आप करेंगे तो सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई 20 लाख रुपए से ज़्यादा का साल में उन्होंने लेन देन किया है। आज के ज़माने में 20 लाख रुपए होते ही क्या है। और अगर आपके पास में पैन नहीं है और आपने साल में 20 लाख से ज़्यादा का लेन देन कर दिया, एक किराने की दुकान वाले से ज़्यादा होलसेल में ख़रीदता बेचता है, जिसको जब चाहे सरकार अपने कब्ज़े में कर सकती है। तो अगर आपने पैन नहीं लगाया है तो 2 लाख रुपए आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा, 2 लाख रुपए, ये कानून है। इसके अलावा किसी से भी 20,000 रुपये भी आप अगर उधार लेते हैं तो वो आपको सरकार को बताना पड़ेगा। 20,000 से ज़्यादा उधार नहीं ले सकते कैश में। इसके अलावा 2,000 रुपये से ज़्यादा किसी को आप दान भी नहीं दे सकते कैश में। यानी आप किसी को कैश 2,000 रुपये भी दान नहीं दे सकते। यानी आप जो भी पैसा रखेंगे वो ऐसी अवस्था में रहना चाहिए जिसको सरकार आसानी से कंट्रोल कर सकती है। आपके घर में अगर कैश रखा हुआ है तो ये आपके हाथ में है और पूरी तरह से आपके नियंत्रण में। लेकिन अगर पैसा बैंक में है तो आपके नियंत्रण में नहीं है। कल के दिन अगर मान लीजिए कोई गलत सरकार आ जाती है, कोई तानाशाह आ जाता है जो देश के शासन पे कब्जा कर लेता है, तो उसके लिए 1 मिनट का काम होगा कि इस पैन नंबर से जुड़े हुए जितने भी अकाउंट हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो आपके देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि आप स्वतंत्रता सेनानी की तरह अपने देश और अपने समाज के लिए लड़ रहे हो सकता है वो तानाशाह देश में इमरजेंसी लाना चाहता वो तानाशाह हो सकता है कि इस देश में चुनाव ख़त्म करना चाहता वो तानाशाह हो सकता है कि इस देश को गुलाम बनाना चाहता हो, और ये भी संभव है कि वो तानाशाह इस देश में लोकतंत्र ख़त्म करना चाहता हो। और जब ऐसा होगा तो जाहिर बात है मैं भी लड़ूंगा और आप भी लड़ेंगे। लड़ने के लिए एक बड़ी ज़रूरत फाइनेंस की होती है, और उस फाइनेंस को सरकार ने कानून बना के सिलसिलेवार तरीके से अपने कब्ज़े में रख लिया है। और सिर्फ कब्ज़े में नहीं रखा है, उसका इस्तेमाल भी सरकार कर रही है। कैसे कर रही है आपके पैसे का इस्तेमाल, इस पे मैं आऊँगा, लेकिन आपको कुछ और नए नियम बताता हूँ। आप अगर कर्मचारी हैं, नौकरी करते हैं, और आप जो पैसे कमा रहे हैं उसमें से भी कुछ पैसा आपको सरकार को देना पड़ता है। आपकी भविष्य निधि है जो ये माना जाता है कि बुढ़ापे में आपके काम आएगी, आपकी मदद करेगी। जिस दिन आपके पास नौकरी नहीं रहेगी तब आपको मोटा पैसा मिलेगा, लेकिन तब तक वो पैसा सरकार अपने पास रख लेती है। और अब सरकार ने एक नियम और बना दिया है जिससे वो ज़्यादा पैसे आपके अपने पास रख पाएगी। ज़्यादा पैसे कैसे रख पाएगी? एक नया श्रम कानून आया है, और उस श्रम कानून के तहत आपके वेतन का 50% बेसिक होना चाहिए। यानी आपकी बेसिक सैलरी आधी से कम नहीं होनी चाहिए। बेसिक सैलरी अगर आधी होगी तो पीएफ भी ज़्यादा कटेगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई पीएफ कटेगा तो फ़ायदा भी तो होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पीएफ कटेगा एम्प्लॉयर भी उतना पैसा मिलाएगा। लेकिन आजकल पूंजीवाद का दौर है। कंपनी आपको जितने भी पैसे देती है वो सब आपकी कॉस्ट टू कंपनी में जोड़ के एक सीटीसी दिखा देती है कि कुल मिला के आपको इतना पैसा हम दे रहे हैं, ये पैकेज है। और इस पैकेज में जो पीएफ का पैसा हम आपको दे रहे हैं वो भी गिनेंगे हम। देखिए, जो पैसा आपको एम्प्लॉयर मिला रहा है पीएफ में, वो पैसा भी एक तरह से देखा जाए तो आपके ही वेतन से कट रहा है, क्योंकि पैकेज तो उतना ही है। यानी डबल पीएफ कट रहा है, आपके वेतन से कट रहा है। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा सरकार के ईपीएफ ट्रस्ट के पास जा रहा है।
इसके अलावा एक और नियम आ गया है जिसमें मैंने कल आपको बताया था, और उस नियम के तहत जो आपका अभी तक पीएफ कटने का नियम था, आपके 20 कर्मचारी होने चाहिए आपकी कंपनी में, तभी पीएफ काटने की अनिवार्यता थी। अगर आपके यहाँ पे 3 या 4 कर्मचारी हैं तो आप उनका पीएफ काटेंगे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको पीएफ काटने की आवश्यकता है। अब सरकार ये दोनों नियम ख़त्म कर रही है। आपका वेतन 15,000 से कम हो तब भी आपका पीएफ कट सकता है, और अगर आपकी कंपनी में या आपकी दुकान पे 20 से कम कर्मचारी हैं तब भी आपका पीएफ कट सकता है। और तो और अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आप अपना भी पीएफ कटवा सकते हैं। अब बड़ा मसला आया कि ये सब पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपकी कमाई के जितने पैसे सरकार ने कहा यहाँ रख जाओ, और उस पैसे को सरकार रखवा ले अपने पास, या जैसे बचपन का मैंने उदाहरण दिया था, मम्मी आपके पैसे रख लेती थीं और उस पैसे को अगर वो ब्याज पे चढ़ाएं तो आपका पैसा अपनी देखरेख में रखा है, बैंक का ब्याज सरकार और बैंक तय करेगा कि आपको कितना मिलना चाहिए। वो आप तय नहीं करते हैं, वो आरबीआई तय करता है, उसके आधार पर बैंक तय करता है। आरबीआई सीआरआर बताता है, उसके आधार पर बैंक तय करता है कि उसको कितना ब्याज आपको देना है। पैसा आपका, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो पैसा आप बैंक को दें या ना दें, वो ज़बरदस्ती ले लेगा, क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया आप घर में कैश रख ही नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे सोना चांदी खरीद लूँगा, उसमें भी कानून है। मैंने एक वीडियो बनाया सेपरेट अलग से, ये आपका सोना आपका नहीं रहा। तो अब वो जो आपका पैसा है ना, वो सारा का सारा पैसा किसके पास गया? बैंक के पास, सरकार के पास। पीएफ वाला कैसा किसके पास गया? बैंक के पास, सरकार के पास। और बैंक और सरकार उस पैसे का क्या कर रहे हैं? पीएफ ट्रस्ट भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी तक वो 5% कर सकता था, अब नए कानून में वो 25% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकता है। बैंक भी आपके पैसे को ब्याज पे चढ़ा रहे हैं, ब्याज पे दे रहे हैं। ब्याज पे बैंक किसको दे रहे हैं पैसे? मैं आपको बता चुका हूं, हिंदुस्तान का आधा ब्याज, आधा कर्जा किसके पास है? बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 2-3 वीडियो में बार बार बता चुका हूं कि किसके पास में सारे के सारे पैसे बैंकों के जा चुके हैं। और हालत यह है कि जो कैश टू डेप्ट, मतलब जो डिपॉजिट टू डेप्ट रेशियो होता है बैंकों का, कर्ज और जमा का जो अंतर होता है वो बहुत कम हो गया है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी बैंक जितना ज़्यादा अधिकतम संभव था कर्जा दे चुके हैं। अब वो लोगों को फ़ोन कर करके कह रहे हैं और पैसे डिपॉजिट करो। पीएफ का पैसा भी उन्हीं के पास जाने वाला जिनके पास बैंक का पैसा गया। इस देश के एक उद्योगपति के पास करीब 2.5 गुना पैसा कर्जा है जितनी उनकी कुल संपत्ति है उसका। ऐसे कई उद्योगपति हैं, उनके पास आपका वो पैसा जाता है जो सरकार ने ज़बरदस्ती आपसे बैंक में रखवा लिया। आप रखना चाहें ना रखना चाहें, आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप जेल में डाले जा सकते हैं, आपके ऊपर फाइन होगा। इसी तरह से पीएफ भी एक मैंडेटरी है, कानून है। वो पैसा आपके वेतन से कटेगा ही कटेगा, और पैसा किसको दिया जाएगा? उसी आदमी को, उसी इंस्टीट्यूशन को, उसी पूंजीपति और कैपिटलिस्ट को जिसको बैंक से पैसा दिया जा रहा है। और जितने नियमों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे नियम 2014 के बाद आए हैं। दिल दुखाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सारा का सारा आपका पैसा बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, और अगर किसी के पास कैश वैश रखा भी हो उसका भी बैंक में लिया, उसके लिए नोटबंदी कर दी, और वो सारा पैसा बैंक में, और बैंक के ज़रिए पैसा जहाँ जाना है वहाँ, और आपको कह दिया आपका पैसा हमारे पास रखा है। अब आप उस पैसे से जो भी लेन देन करेंगे वो पैसा बैंक में ही रहेगा, क्योंकि आपने कोई चीज़ खरीदी, किसी और आदमी को पेमेंट किया, वो आदमी भी कैश नहीं ले सकता। उसकी चीज़ आपके पास आ जाएगी, पैसा बैंक में ही रहेगा, और बैंक से पैसा वहीं जाएगा। और बैंक से पैसा अगर कोई लेना चाहेगा तो बैंक उससे और पैसा ले लेगा। कभी आप सोचिएगा कि ये जब आप नोट छापते हैं, तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ के नोट छापे, और उस 1 करोड़ के नोट छापने के लिए आपने सोना रखना पड़ता है आरबीआई के पास, तभी वो नोट छापती है।
अगर उसने 1 करोड़ रुपए के नोट छापे, 1 करोड़ रुपए के नोट मार्केट में आए, लेकिन जब वो नोट ब्याज पे चढ़ाए जाते हैं तो 1.25 करोड़ हो जाते हैं, 1.5 करोड़ हो जाते हैं, 2 करोड़ हो जाते हैं। ये पैसा हवा से आता है क्या, कि उसका पैसा तो आरबीआई में रखा नहीं गया है? ये अपने आप में सोचने का सवाल है। और सबसे ज़्यादा सोचने की बात ये है कि ये जो पैसा उधर दिया गया है वो पैसा उस आदमी के पास है और उसका हक हो गया, वो उसको कारोबार में लगाए, उसे देश की संपत्तियां खरीदे, उसे देश की राष्ट्रीयकृत संपत्तियां खरीदे, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने जो खरीदना खरीद ले वो आदमी, ये उसके पास राइट है। उसकी संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती क्योंकि वो मेटलाइज सेट है। और आपकी संपत्ति जब चाहे सरकार, क्योंकि अब उसके हाथ में, अभी चाह नहीं रही है इसलिए आप खुश हैं, लेकिन जब चाहने पे आएगी तो आप क्या करेंगे? आपका उसको अधिकार है, कहाँ जाएंगे? ये समझने की बात है। और इससे भी ज़्यादा सोचने की बात ये है कि फिर पैसा रखना ही क्यों? तो क्या करें? पैसे से कुछ खरीद लो। खरीदोगे तो क्या होगा? जिसको भी पैसा दोगे वो पैसा उसका नाम पे हो जाएगा उसका, लेकिन रहेगा किसके पास? मम्मी के पास। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा गणित समझ में आया होगा। ये पूरा गणित समझना काफ़ी ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि जब बार बार इस देश में लोकतंत्र के खतरों की बात होती है, अघोषित इमरजेंसी की बात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो हम ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और दूसरी चीज़ें तो देखते हैं, ह्यूमन राइट्स को देखते हैं, किस तरह से सारे मदरसे देश भर में तोड़े जा रहे हैं। असम से मेरे पास फ़ोन आया कि साहब हमारे मदरसे तोड़ रहे हैं, हमको ये नोटिस मिला है कि आपका मदरसा अवैध निर्माण के तहत बनाया गया था 15 साल पहले, इसलिए तोड़ रहे हैं, और अखबार में खबर छप रही है कि इसका आतंकवादी संबंध था इसलिए तोड़ रहे हैं। जो भी है हम सब देख रहे हैं, सीए देखा है, एनआरसी देखा है, सब कुछ हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, और ऐसे में जानकारियां होनी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। दुआ करें इस देश में अच्छे लोग ही सरकार में रहें। वीडियो को शेयर करें क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। आप जान लगा देंगे तो हो जाएंगे। एक बार चेक कर लीजिए, जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो लाल रंग का तो नहीं दिख रहा है। अगर लाल रंग का दिख रहा है और आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको दबा दीजिए, और अगर वो धूसर स्लेटी ग्रे रंग का दिख रहा है तो आपका ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। अगर आप उसको छुएंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।